हरलाखी प्रखंड के हिसार बरहर कॉलेज के मैदान में बुधवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार समेत जिले व अनुमंडल एवं प्रखंड के सभी अधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम ने जन संवाद कार्यक्रम में हिसार बरहर झिटकी सोनई एवं कोआहा बढ़ी समेत अन्य पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन, पंचायती राज, कृषि, सहकारिता, ऊर्जा कल्याण, ICDS, ग्रामीण कार्य, उद्योग, आपूर्ति, पशु एवं मत्स्य संसाधन, PHED, आपदा प्रबंधन विभाग के सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आगत अतिथियों का शॉल व दोपट्टा से सम्मानित किया गया। सभी को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अन्य स्थानीय जरूरत के संबंध में सुझाव एवं प्रतिक्रिया भी प्राप्त की गई। एसपी ने कहा कि आम जनता के बीच बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। अपराध नियंत्रण के लिए डायल 112 और ऑपरेशन मुस्कान के तहत लाखों के खोए मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। जन संवाद कार्यक्रम में मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है। सुधार की हमेशा अपेक्षा एवं संभावना बनी रहती है। जहां कहीं भी कमी है वहां हम सुधार करेंगे, लक्ष्य एवं उपलब्धि के गैप को पूरा करेंगे। साथ ही जन संवाद कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं तथा इसमें आम जनों को सभी महत्वपूर्ण विभागों के कई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, उद्योग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गिरी लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन विभाग की जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी ताकि वह इसका अधिकतम लाभ उठा सके। स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा तथा संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र जिले के वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में ADM नरेश झा, DDC विशाल राज, वरीय उप संहर्ता अमित विक्रम बैनामी, बेनीपट्टी SDM मनीषा कुमारी, SDPO नेहा कुमारी, SPGRO किशोर कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला, हरलाखी BDO कृष्ण मुरारी, BEO सुनील कुमार तिवारी, BAO प्राणनाथ सिंह, MO प्राणनाथ मुन्ना, BPRO अमित अक्षय मिश्रा, PO कृपा शंकर झा, RO नीलेश रंजन, LS सीमा कुमारी विद्वांसिनी समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं आमजन मौजूद थे। में पहुंचे हमारे जिलाधिकारी महोदय, DDC महोदय, SP सर, हमारे जिला उद्योग केंद्र के महाअधीक्षक सर, महाप्रबंधक सर तथा हमारे अन्य पंचायत के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम विनय कुमार शाह है और मैं यहीं बगल के झिटकी पंचायत में का रहने वाला हूं और मैं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना 2021-22 में चयनित हुआ था। मैं पटना पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। उसी समय नीतीश कुमार माननीय बिहार सरकार की यह योजना आई, मैंने अप्लाई करा और हमारी सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन होने के पश्चात हमने उद्योग विभाग के द्वारा 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे आपको मार्केटिंग करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसे सामानों को हम बेचेंगे। इस क्रम में हमें जो सरकार से आर्थिक 10 लाख रुपए की लाभ मिली और तत्पश्चात सरकार के द्वारा स्किल सिखाया गया। उसी का परिणाम है आज विगत में 13-14 महीने से मैं अपना स्टार्टअप चला रहा हूँ। गोपुत्र पशु आहार करके मेरा ब्रांड है और मैं यहीं बगल में एक छोटी सी पंचायत में 1400 स्क्वायर फीट में अपना प्लांट सेटअप किया और वहां से मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके काम करना स्टार्ट किया। अभी मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15 से 20 लोगों को रोजगार दिया है। डायरेक्ट वे में कहे तो 5 लोग हमारे, एक टेक्नीशियन है, एक हेल्पर है, एक प्लांट का मैनेजर है और मैं खुद एज ए डायरेक्टर प्लांट में काम करता हूं और सभी लोग साथ में काम करते हैं। इससे हमारी जो कंपनी का टर्नओवर हमें जो 2.5 लाख रुपया मिला था, पहले तो 2.5 लाख सेट बनाने के लिए, फिर 5 लाख रुपए मशीनरी के लिए मिले थे। उसके बाद 2.5 लाख रुपए कच्चे माल के लिए मिला था। कच्चे माल जो 2.5 लाख रुपए मिले थे, मैं उससे मैंने अपना व्यवसाय करना स्टार्ट किया और वही 2.5 लाख को मैं आज के दौर में 14 से 15 महीने में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए महीना का मैं अभी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तकरीबन सालाना जो है मेरा 74 से 80-85 लाख रुपए का मेरा सालाना टर्नओवर हो रहा है। इसलिए मैं माननीय
हमारे उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक सर और जिलाधिकारी महोदय सर को हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही मैं जिला अधिकारी महोदय से एक ये विनम्र आवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बात थोड़ा सरकार तक पहुंचाएंगे कि हम जैसे सफल युवा उद्यमी के लिए एक कैश क्रेडिट जैसे एक योजना लाया जाए। हालांकि मैंने कल संदीप सर का प्रधान महासचिव उद्योग विभाग का एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें कि सर 20 लाख रुपए तक का एक ऋण ला रहे हैं जो सफल युवा हैं जो चला रहे हैं उसके लिए। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को और उद्योग विभाग के सर से आग्रह करना चाहूँगा कि एक कैश क्रेडिट जैसे 10 लाख रुपए तक का हम जैसे युवाओं के एक आर्थिक मदद करें जिससे कि इस को और एक बृहद पैमाना में लाया जाए और इस रोजगार को और बढ़ाया जाए। धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय एवं सम्मानित एसपी साहब, मंचासीन सूर्य अधिकारीगण, मैं 2017 और 18 में कृषि यंत्र स्थापना के लिए सब्सिडी स्थापना किया था कृषि यंत्र का, जिसे मैं अभी तक सुचारू रूप से चला रहा हूँ और उससे समाज के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं और हम उसको व्यवस्थित ढंग से अपने यहाँ चला भी रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि और भी लोग इससे अगर लाभान्वित होना चाहते हैं और इस तरीके से लाभ लेना चाहते हैं तो लीजिए, आप उठाइए और इससे लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। सही से हिसाब किताब इसका रखना, सही से संचालन करना और करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और हम लोग अभी लगभग 5 साल से इसको करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीती पंचायत के निवासी हूँ। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत मुझे 10 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिससे मैं कार्य कर रेडीमेड एवं कागजीदाकारी की कार्य कर रही हूँ, जिसमें 4 भाइयों एवं बहनों को रोजगार दी, साथ ही मुझे भी 20 से 25 हज़ार की आय प्राप्त हो जाती है। इसके लिए मैं डीएम सर एवं श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा इतनी बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। जनसंवाद कार्यक्रम में जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रशासन का, पुलिस का पब्लिक के साथ जो समन्वय है और जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, पुलिस के द्वारा जो चीज़ें नई चीज़ें की जा रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होगी, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, कई नई चीज़ें हैं जो लगातार हम लोग कर रहे हैं, उस चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और जो पब्लिक और पुलिस का एक समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए जो होना चाहिए, उसमें हम लोग कितना आगे कर सकते हैं, उस चीज़ों के लिए हम लोग आ गए हैं। पुलिस और पब्लिक का जो एक गैप होता था पहले लोग पुलिस के पास जाने से हिचकिचाते थे, थाने में जाने से हिचकिचाते थे। किसी भी तरह की अगर उनकी परेशानी है, कंप्लेंट है, तो वो कोशिश करते थे कि ना जाना पड़े। लेकिन मैं आप लोग को और ये जो पब्लिक और पुलिस का जो समन्वय बढ़े, उसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अब मुझे भी दिख रहा है कि अब जो है लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास आते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, अपनी अपेक्षाओं को बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, और उससे हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया अपने वर्किंग में, कार्य करने में। हम लोगों ने अभी कुछ महीने पहले मोटरसाइकिल पुलिस जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली किया था, जिसमें कि पूरे मधुबनी जिला में लगभग 2000 गांव हैं और हजारों वार्ड हैं। वहाँ पे पुलिस की टीम मोटरसाइकिल से लगातार प्रतिदिन 6 दिन लगातार गई, लगभग 2000 गाँवों में 11,000 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करके, और सभी गाँव में सभी लोगों से मिल करके उनसे बात किया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या परेशानी है, आपका क्या अपेक्षा है पुलिस से, क्या चीज़ें करनी चाहिए पुलिस को ताकि उसमें सुधार आ सके कार्य करने में।
और मुझे बहुत खुशी है कि सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हमारे कार्यों में और अपना फीडबैक दिया। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों से हम लोगों ने बात किया, उन लोगों ने अपना फीडबैक दिया, अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और उससे उस सुझाव को प्राप्त करके हम लोगों ने अपने वर्किंग में चेंज किया है। ज़्यादा पुलिस पब्लिक फ्रेंडली हो, पुलिस इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो पुलिस सहभागिता रैली थी, मोटरसाइकिल रैली, उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग लड़के हैं, यूथ लड़के हैं, जुड़े फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो भी परेशानियां हैं अपने क्षेत्र में उसके बारे में व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताएं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं, फोन के माध्यम से भी बताएं। और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और लगातार अपना फीडबैक देते रहते हैं। उस बेसिस पर लोग कार्य करते हैं और उससे हमें लॉ एंड ऑर्डर में भी, क्राइम कंट्रोल करने में भी, इन सब चीज़ों में काफ़ी मदद मिलता है। अभी लगातार जो है त्योहारों का सीजन आ रहा है, जिसमें दुर्गा पूजा है, छठ, तो उसमें आप लोगों की मदद से हम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें करना पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण योजना है जो जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। डायल 112, डायल 112 जो इमरजेंसी सर्विस है, जिसमें आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे फायर ब्रिगेड से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या अन्य कोई चीज़ हो, इसमें आप 112 डायल करके और सूचना दे सकते हैं और त्वरित तौर पे जो है पुलिस की टीम पहुंचती है आपके द्वार पे और आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लोग पहले कोशिश करते थे कि थाना को फ़ोन किया जाएगा, किसी तरह का इमरजेंसी होता है तो कई बार थाना कई जगह दूसरी जगह पर व्यस्त होता है तो उसको आने में समय लगता है। लेकिन डायल 112 में जो गाड़ी है एकदम उसी के लिए है, आपके इमरजेंसी में पहुंचने के लिए है। तो हम लोगों ने हमारे मधुबनी जिला में, ये पूरे बिहार में लागू हुआ है, और मधुबनी जिला में जनवरी से लगभग 17,000 ऐसे कॉल आए हैं, जिसमें डायल 112 की पुलिस टीम पहुंची है, त्वरित तौर पे पहुंची है, 10 मिनट में पहुंची है और आपकी समस्याओं का समाधान किया है। तो मैं आप लोग, मुझे लगता है बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा 112 के बारे में, तो एक बार हाथ उठाए जिनको 112 के बारे में पता है। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, फोन लगा के जब जरूरत हो, क्योंकि ये ऐसा सर्विस है जिसमें अगर उसका दुरुपयोग होने लगेगा तो फिर जो समय पे हम पहुंच पाते हैं उसमें देरी होगी। तो जब ज़रूरत हो तो उसका ज़रूर उपयोग करें, बिना ज़रूरत के उसका उपयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता हो। तो और ये अभी पहले चरण में हमारे मधुबनी जिले में 6 गाड़ियाँ हैं, उसके बाद अब दूसरे चरण में हम लोग इसको बहुत बड़े मात्रा में गाड़ियों को बढ़ा रहे हैं। तो इससे और जल्दी और त्वरित तौर पर हम लोग का लक्ष्य है कि 5 मिनट के अंदर में आपके फ़ोन आने के आपके पास पहुँच के आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। उसी तरीके से एक और जो नई चीज़ें हम लोग ने लाई है वो है महिला हेल्प डेस्क, महिला सहायता केंद्र। ये जो है महिला सहायता केंद्र जो है हर थाने में स्थापित किया गया है, जहाँ पे उस महिला सहायता केंद्र के जो पुलिस पदाधिकारी है, महिला पुलिस पदाधिकारी उसकी प्रभारी होती है, उनको पटना में हम लोगों ने भेजकर अलग से ट्रेनिंग कराई है, ताकि वो कैसे महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं हैं, खास करके जो घरेलू झगड़े होते हैं, पति पत्नियों के बीच झगड़े होते हैं, पत्नी के बीच में और ससुराल वालों के बीच में झगड़े होते हैं, और ये छोटी छोटी जो झगड़े होते हैं जिसके कारण से केस मुकदमा लोग एक दूसरे पे कर देते हैं और उसके बाद में पछताते हैं, क्योंकि केस मुकदमा जो है फिर वो लंबा चलता है, न्यायालय में जाना पड़ता है और बहुत सारी की परेशानियाँ होती हैं। तो ये जो महिला सहायता केंद्र है, इससे एक फ़ायदा ये होता है, जो महिला पुलिस पदाधिकारी है उसको ट्रेन किया गया है कैसे इस तरह की जो समस्याएं आती हैं थाना में, तो दोनों पक्ष को बुला के, लड़की पक्ष को, लड़के पक्ष को, या दोनों परिवार के बीच
कि लोगों को बुला करके उनको समझाने की कोशिश की जाए, उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की जाए, और अगर समझौते से और बातचीत से मामला सुलझ जाता है तो केस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और परिवार भी दोनों जो है सुखी और शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं और केस मुकदमे से बच पाते हैं। तो ये जो महिला हेल्प डेस्क है उसमें भी हम लोगों ने पिछले 4 महीने में 1264 मामले हमारे यहाँ आए हैं। सभी मामलों को हम लोग रजिस्टर में नोट करते हैं, उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या किया गया, नोटिस किया जाता है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और मुझे आपको बताकर बहुत खुशी होगी कि लगभग 1264 में से 1067 मामले हैं जो आपसी समझौते से हम लोगों ने सुलझाए हैं। तो आप लोग ये समझिए कि इतने परिवारों का जो है केस मुकदमा होने से बच गया, और आपसी समझौता से लोग घर में रह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से और प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे ऑफिस में भी मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो कई महिलाएं आती हैं जो अपने छोटी छोटी समस्याओं को बताती हैं, खास करके पारिवारिक समस्याओं को, जो झगड़ा लड़ाई में होता है, जो थोड़ी छोटे लोगों के व्यवहार होते हैं, उन सब चीज़ों में बहुत कारगर है। उसके अलावा बिहार पुलिस में लगातार जो है अभी आप लोग अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो देख भी रहे होंगे कि लगातार भर्तियाँ हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियाँ हो रही हैं और आगे भी होनी है। अभी 21,000 पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल्स की भर्ती हो रही है, और उसके अलावा 25,000 की और वैकेंसी निकली है, तो लगभग 50,000 पुलिस कांस्टेबल पुलिस पदाधिकारी की भर्ती हो रही है। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है कि लगभग 35% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। बिहार जो है भारत का पहला या सबसे ज़्यादा आरक्षण महिलाओं को देने वाला प्रदेश है, और ये इन सब चीज़ों में हम लोग को भी गर्व होता है। अगर आप लोग भी देखेंगे आज के डेट में अगर रोड पे चलते होंगे जो पुलिस पदाधिकारी को देखते होंगे, अब महिलाओं की संख्या आपको खुद ज़्यादा दिखती होगी, वर्दी में महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा दिखती होगी। तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत बड़ा कदम है, एक क्रांतिकारी कदम है। और मैं बता दूं कि 2005 में जब महिलाओं की संख्या पुलिस विभाग में 1,000 से कम थी, लेकिन आज के डेट में ये संख्या 33,000 तक हो गई है। और आगे जितना भी ऐसी भर्ती का हो रहा है उसमें 35% महिलाएं आएंगी। लक्ष्य यही है कि जितनी भी पुलिस संख्या हो उसमें 40% महिलाएं हो। तो ये इस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जल्दी ही इसमें सफल भी होंगे। इसके अलावा ये हरनाखी जो है बॉर्डर के पास है, नेपाल बॉर्डर है, बहुत बड़ा एरिया नेपाल बॉर्डर से लगता है। आप जैसा जानते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यहाँ पे जीविका की दीदियाँ हैं, इनसे ज़्यादा आप लोग महिलाएं ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा और कौन शराबबंदी से जो फायदे हुए हैं उनके बारे में इनसे ज़्यादा कौन बता सकता है, आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है कि इससे कितने फायदे हुए, न केवल पारिवारिक झगड़े में, उसके अलावा जो स्वास्थ्य पर जो अच्छा एक असर पड़ा है। लोग जो इस तरह की शराब पीते थे जिससे उनके स्वास्थ्य पे प्रॉब्लम आता था, उनमें काफ़ी कमी आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत अवैध शराब जरूर मिल रही है, लेकिन उस पर भी हम लोग काफ़ी सख्त है, लगातार कार्रवाई करते हैं। और पिछले मतलब अगर जनवरी से हम लोग देखें तो लगभग 2 लाख लीटर पूरे मधुबनी में 2 लाख लीटर हम लोगों ने शराब पकड़ा है। नेपाल बॉर्डर और ओपन बॉर्डर होने के कारण जो है नेपाल से शराब की आवाजाही जरूर होती है, लेकिन हम लोग उस पर लगातार सख्ती से कार्रवाई करते हैं। SSB भी और पुलिस भी लगातार समन्वय स्थापित करके, प्रशासन भी, एक्साइज डिपार्टमेंट भी लगातार समन्वय स्थापित करके हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इसमें जो शराब माफिया है, शराब माफिया को भी हम लोग जहाँ भी होते हैं, चाहे इस स्टेट में हम लोगों ने दिल्ली मुंबई टीम अपनी स्पेशल टीम भेज करके और उनकी गिरफ्तारी की है, उनके प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं लोग और करते रहेंगे। उसके अलावा अगर जनरल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है कोशिश है, लगातार हम लोग पुलिस
की तरफ से करते रह रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं बताऊं तो जनवरी से 8,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है विभिन्न धाराओं में, और उसमें 300 से ज़्यादा जो है कुख्यात अपराधी हैं, जो हीनियस क्राइम, जो गंभीर तरह के केसेज होते हैं, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, हत्या, लूट, डकैती टाइप की। और कई ऐसे अपराधी हैं जो जिनके ऊपर दर्जनों केस थे, 50,000 से ज़्यादा का इनाम था, वैसे लोगों भी हम लोगों ने पकड़ा है। तो ऐसी हम लोग लगातार कार्रवाई करते रह रहे हैं। एक और जो नई चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है कुछ महीनों से, वो है ऑपरेशन मुस्कान। किसी ने सुना है ऑपरेशन मुस्कान के बारे में? तो ऑपरेशन मुस्कान, अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा तो जैसे लोगों के मोबाइल खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो उसको हमारी मोबाइल रिकवरी टीम है जो मधुबनी में टेक्निकल टीम है, वो लगातार उनको उस चीज़ों को ट्रैक करती है और उसको रिकवर करके लोगों को वापस करती है। मोबाइल जो है लोगों के लिए केवल आज के डेट में मोबाइल फ़ोन और SMS करने का ही जरिए नहीं रह गया है। उसमें सभी तरह के डॉक्यूमेंट, उनके सर्टिफिकेट, लोगों के पासबुक, जो अकाउंट नंबर होते हैं बैंक के, या सारी चीज़ें, जितनी भी निजी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर रहती हैं। फ़ोटो, वीडियो, जो यादें होती हैं, अपनी भावनाओं से रिलेटेड होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब वो खो जाता है तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। उसको हम लोग ढूंढ करके लोगों को वापस कर रहे हैं, और इसी क्रम में अभी 2 फेज में हम लोगों ने 180 मोबाइल को लोगों को ढूंढ करके वापस किया है, जिसका मूल्य लगभग 35 लाख से ज़्यादा का है। तो आप लोग भी अगर कोई किसी का मोबाइल खोता है या कोई भी किसी तरह का चोरी होता है, तो ज़रूर अपने नज़दीकी थाना में जा करके कंप्लेंट दर्ज कराएं, ताकि हम लोग को उसको ढूंढने में मदद मिल जाए। उसी तरीके से साइबर क्राइम, अभी मुझे एक आवेदन मिला है जिसमें किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। साइबर क्राइम भी जो है एक नया लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला एक एरिया है। अभी साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो अवेयरनेस का होता है। लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए जब साइबर क्रिमिनल कॉल करके आपसे आपका डिटेल मांगते हैं, आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं, आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या आपका ATM का नंबर, या OTP पासवर्ड जो पूछ लेते हैं, और आप विश्वास करके उनको दे देते हैं। इसी से जो है वो आपके पैसे का फ्रॉड करके पैसा की निकासी कर लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि कोई भी आपको कॉल करे, कोई भी लालच दे कि आपका पैसा या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ATM बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, या आपको नौकरी दिलवा देंगे, या आपको ये एजेंसी दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, वो सब झांसे में मत पड़िए। जो लगे कि ये इस तरह का बात बोल रहा है जो कि आपको लालच में गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें तुरंत फ़ोन काट दीजिए और उस नंबर को संबंधित थाना में जाकर के रिपोर्ट कर दीजिए, ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। तो इसमें साइबर क्राइम में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो खुद से आपको अवेयर रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि ये क्रिमिनल जो है, चूँकि ये साइबर क्राइम जो होता है इसमें अपराधी जो होते हैं केवल बिहार के नहीं, वो इंडिया में कहीं भी होकर आपको कॉल करके और आपके साथ क्राइम कर सकते हैं। इसलिए इसमें न जिले की बाउंड्री है, न स्टेट की बाउंड्री है, न देश की बाउंड्री, कहीं से भी कॉल करके और आपके साथ फ्रॉड कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग भी इस चीज़ों को समझें और सतर्क रहें। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि न केवल आप खुद समझें, बल्कि अपने परिवार में भी जाकर बताएं, लोगों को भी समझाएं, और जितने लोगों को आप इसमें अवेयर कर पाएंगे उतने लोगों को बचा पाएंगे साइबर क्राइम से। आप सभी लोगों को बहुत ही विस्तार से DDC साहब ने, ADM साहब ने विस्तार से सभी योजनाओं के बारे में बताया। हमारे कुछ योजनाओं के जो लाभुक रहे हैं उनके मुख से भी उन लोगों का हम लोगों ने प्लान रखा था कि अनुभव साझा करवाएंगे, और साथ ही साथ फिर पुलिस के द्वारा जो सारे कार्य किए जा रहे हैं इसके साथ के द्वारा बहुत विस्तार से बताया गया। तो जो जन संवाद कार्यक्रम का, जैसा कि SP साहब भी बता रहे थे, जो उद्देश्य है हम लोगों का एक संवाद स्थापित करना, एक जो प्रशासन और पब्लिक के बीच में लोगों को कई बार लगता है गैप रहता है, उस गैप को दूर करना ये प्रमुख उद्देश्य है। और सरकार की योजनाओं के बारे में आप तक विस्तार से पहुंचाना। हालांकि बहुत लोगों को बहुत जानकारी है सरकारी योजनाओं का, और
लेकिन अभी 112 के बारे में एसपी साहब पूछ रहे थे तो हम देखे बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अभी गैप है। जो सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सभी का लाभ सभी लोग नहीं उठा रहे हैं। तो कुछ न कुछ कमियां हैं। तो मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अभी प्रयास किया गया है, जितने लोगों ने सभी योजनाओं के बारे में सुना है, न केवल अपने तक सीमित रखेंगे, कुछ लाभ उठाएंगे, बल्कि वापस जाएंगे तो अन्य सभी लोगों को भी कुछ भी जो नया आपको पता चला होगा। उम्मीद करते हैं हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ नया जानकारी लेके यहाँ से आप लोग जाएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ हमारे लाठी प्रखंड के निवासी सभी ले सकें। इसके अलावा हम लोगों ने अभी बैठे भी हुए थे, तो कुछ लोगों से जन संवाद केवल ये नहीं है कि हम लोग केवल सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते, बल्कि ये भी है कि कुछ जो जन सरोकार के जो महत्वपूर्ण ऐसी कोई समस्या आपके क्षेत्र की है, जो एक जन समुदाय को पूरे प्रभावित करती है, उसको भी हम लोगों ने नोट डाउन किया है। और कुछ अभी जनप्रतिनिधियों से हम लोग फीडबैक भी दो लोगों से लेंगे जो क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जन समुदाय से संबंधित समस्याएं, उसको भी नोट डाउन करेंगे हम लोग। और जितना जिला स्तर से निराकरण हो सकेगा जिला स्तर से कराएंगे। अगर लगेगा कि नहीं इसमें विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, हम लोग सरकार के पास भी भेजेंगे, उसका निराकरण कराएंगे। तो विस्तार से सभी योजनाओं के बारे में बताया गया, लेकिन 4-5 योजनाएं हैं जिनको हम दोहराना जरूर चाहेंगे क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि 4-5 योजनाओं के बारे में हम स्वयं भी आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 7 निश्चय योजना अंतर्गत हम लोगों के बीच में जो युवाओं के लिए है, वो 3 प्रमुख योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। अभी कुशल युवा कार्यक्रम के हमारे एक लाभुक ने भी आप लोगों से बातचीत की, बताया अपने अनुभव के बारे में। तो 3 योजनाएं जो है, कुशल युवा कार्यक्रम है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है और इसके अलावा स्वयं सहायता भत्ता योजना है। ये तीनों योजनाएं हमारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐसे समय पे उनको मदद करती हैं जहाँ से कि उनके आगे के भविष्य का रास्ता थोड़े से हेल्प से सुधर जाता है, और नहीं उसी में उस समय में थोड़ी बहुत लापरवाही या कठिनाई होने से उनके आगे का करियर में दिक्कत रहेगी। तो ये तीनों योजनाओं के बारे में ब्रीफ में हम बताएंगे। पहला जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, इसमें जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए चाहे 10th पॉलिटेक्निक या 12th पास करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत ही कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 4 लाख तक करीब। जो बड़े बड़े कॉलेजेस में कई बार फीस वगैरह का भुगतान करने में समस्या आती है, तो इससे आपका बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करने में इससे बहुत उसको सहूलियत होती है, तो बहुत बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अभी जितना पोटेंशियल है, जितना अभी अपने जिले की जनसंख्या है और जितना हम लोग उम्मीद करते हैं जितने बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे, उतनी संख्या में अभी लाभान्वित नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी और ये सब योजनाओं को और आप लोगों से अनुरोध है कि इसको सभी और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमारे ये स्कीम है इसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ इसका ले सकें और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। तो मैं तो बल्कि ये भी अभी डिस्कस कर रहा था टीवी साहब से कि मैं योजना का जो देख रहे थे कमी को देखते हुए इन तीनों योजनाओं के बारे में हर जनसंवाद कार्यक्रम में आगे से उनका पैम्फलेट वगैरह भी बंटवाएंगे, काउंटर भी लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों योजनाओं के बारे में लोगों को। कुशल युवा प्रोग्राम हमारा है, इतना बढ़िया ये कार्यक्रम है कि ये जो 10th पास बच्चे हैं, अगर वो आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या 12th करके आगे पढ़ाई कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं कर रहे हैं या बीच में गैप है, 3 महीना का समय उनके पास है, तो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ऐसी मूलभूत चीज़ें उनको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं कि जो उनके चाहे आगे शिक्षा करनी हो या आगे कोई अपना व्यवसाय करना हो या आगे कोई निजी नौकरी करनी हो, सब जगह वो काम हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर चलाना और इन सब की जानकारी आजकल के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। और बहुत सारे युवा लोग जानते होंगे, लेकिन हमें बहुत सारे हमारे जो वयस्क या कहें कि थोड़े बड़े उम्र के हमारे सम्मानित निवासीगण हैं, आप लोगों को हो सकता है मोबाइल और कंप्यूटर उनका पसंद ना आता, तो उस कारण से बहुत बाधा होती है। आपको कुछ काम भी कराना होता है, अपने बच्चे को बोलते हैं देखो बेटा इसको कर दो। अब तो बैंकिंग सब कुछ ऑनलाइन होने लगता है। तो
ये इतना इम्पोर्टेंट है, हर क्षेत्र में इसकी जानकारी आवश्यक है। तो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ये बेसिक बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है, कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो बच्चा उसको कर लेगा तो कहीं भी जाएगा और उसको हमेशा काम आएगा। दूसरा, भाषा और लोगों के सामने बोल पाना। जैसे बहुत लोगों में हम लोगों ने देखा, बहुत योग्यता होती है, बहुत बच्चों में बहुत टैलेंट रहता है, लेकिन अगर वो अपने टैलेंट को या अपनी बातों को सही से सबके सामने अगर नहीं रख पाते हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलती है। अभी हम लोग देख रहे थे किस तरीके से उसके लाभार्थी अच्छे से बोल रहे थे। हम लोग जब उस समय में थे 10वीं वगैरह में, 5 आदमी के सामने बोलने में इतनी शर्म आती थी कि हम लोग अपनी बात पूरी रख नहीं पाते थे। हम 8वीं कक्षा का एक उदाहरण बताएंगे कि 8वीं कक्षा में थे हम लोग के स्कूल में, तो सुबह तो प्रार्थना होती थी, लेकिन जब विद्यालय समाप्ति के समय 4 बजे, उस समय भी प्रिंसिपल साहब हमारे गुरु जी देते, वो सभी बच्चों को एक साथ बुला के 5 मिनट कुछ ज्ञान की बातें, कुछ हम लोग के ज्ञान वर्धन के लिए कुछ 5 मिनट बताते थे। सब लोग इकट्ठा होते थे। उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको 5 देशों का नाम और उनकी राजधानियाँ पता है, तो हाथ खड़ा करके बताया। तो कोई बच्चा नहीं खड़ा कर रहा था। तो मुझे लेकिन 5 क्या, मैंने उस समय 50 देशों के नाम और राजधानियाँ रटी हुई थी। लेकिन ये तो ताली बजाने वाली बात थी, मुझे जानकारी थी, लेकिन अब शर्मिंदगी की बात ये है कि शर्म के बारे में उठ के बताया नहीं, जबकि पता था। तो यही चीज़ जो बोलने का ये विश्वास है, तो ये सब चीज़ें इन सब कार्यक्रम से बहुत आती हैं। तो हम देखते हैं हमारी जीविका दीदियाँ भी हैं, जो हमारे गांव के महिलाएं, माताएं, बहनें इतने अच्छे से नहीं बोल पाती, लेकिन आप लोगों ने जो जीविका कार्यक्रम से आप लोग जुड़ी हुई हैं, मैं देखता हूँ कि बड़ा आत्मविश्वास के साथ बहुत ज्ञानवर्धन भी हुआ है और आत्मविश्वास भी आया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो योजनाओं से जो लाभान्वित होते हैं, लोग फायदा होता है। तीसरा हम लोग का स्वयं सहायता भत्ता योजना युवाओं के लिए है। जो युवा, बहुत ध्यान से इसको आप लोग सुनिए, जो युवा आगे की पढ़ाई 10th के बाद 12th के बाद नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ रोजगार की तलाश में हैं, उस बीच के अवधि के लिए 2 साल तक सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति माह का भत्ता उनको दे दिया जाता है। करना कुछ नहीं है, बस हमारे जो DRCC है, जिला में निबंधन परामर्श केंद्र बना हुआ, वहाँ जाके आवेदन देना है और जांच करके स्वीकृति दी जाएगी, हर महीना मिलेगा। तो आपके रोजगार ढूंढने के उस पीरियड में भले ही लगता है कि 1000 रुपये कम राशि, लेकिन बहुत सहयोग है। तो इसमें भी योजनाओं में जो पोटेंशियल है अपने जिले का, उतनी संख्या में भी लोग आवेदन नहीं आता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो कारण यही है कि कहीं न कहीं अभी हम लोग और लास्ट व्यक्ति तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचा पाए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आप लोग ये सब जानकारियाँ लोगों तक पहुंचाएंगे। जो आप लोग सुन रहे हो तो सुने, साथ ही साथ जो नहीं हैं उनके भी पता है। हमारे मीडिया के भाई सब उपस्थित हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का इतना कवरेज है कि जरूर से जरूर सब लोग तक ये बात पहुँचेगी। दूसरी महत्वपूर्ण हम 4-5 योजना कार्य बात करेंगे, बाकी तो विस्तार से बाकी लोगों ने बताया ही है। दूसरा महत्वपूर्ण हम लोगों का है जल जीवन हरियाली अभियान। सरकार के द्वारा आप लोग जान रहे हैं 2019 से ही चला है, तो 2019 से चल रहा है अभी। अब उसमें जल संरक्षण जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है। एक तो वृक्षारोपण है जो हरियाली, दूसरा जल संरक्षण। अब जल संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा समस्या कितनी है इस बारे में मैं समझता हूँ कि चर्चा का विषय नहीं है। जल संरक्षण की, जल संकट के बारे में मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ चर्चा का स्कोप है। कि सबको पता है कि पानी की समस्या गर्मी में आ जाती है, और हरलाखी ब्लॉक में तो मैंने सुना था कि अभी पिछले गर्मी में कई पंचायतों से खबर आई कि चापाकल वहाँ पे सूखने लगे, नहीं दे रहा था। तो कहीं न कहीं भूगर्भ जल स्तर नीचे गया था ना। तो ये समय है जागने का। सरकार तो 4 साल पहले से ही इसमें काम कर रही है। योजना के बारे में आपको बता दें कि 6 वर्षा जल संचयन के लिए अब पानी हम लोग भूगर्भ जल स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका 2 तरीका है। एक तो पानी को बर्बाद होने से बचाएं, और दूसरा जो बारिश का पानी आता है अगर ऐसे सामान्यतः बहता है रोड पे, तो भाग बन के उड़ के वापस चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा जमीन उसको सोख नहीं पाती है, क्योंकि हर जगह पक्का बना हुआ है, सीमेंटेड है, रोड पे पानी बहेगा, सूखेगा नहीं जाता है नीचे। तो उसको संरक्षण करके जरूरत है कि उसको भूगर्भ जल स्तर में भेजा जाए। तो इसी काम को करने के लिए सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान में अलग अलग विभाग लगे हुए 11 कंपोनेंट हैं, उसमें काम किया जा रहा है। अब उसमें सोख्ता बनाया जा रहा है,
जो ग्रामीण क्षेत्र चापाकल हैं, सरकारी चापाकल स्कूलों के और गाँव में, उसमें सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है कि जो पानी चापाकल से निकलता है उसमें सोख्ता के माध्यम से नीचे भेज दिया जाए। छत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण सभी विभागों के द्वारा किया जा रहा है। पहले बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बनाया, भवन निर्माण विभाग ने सरकारी जो बिल्डिंगें हैं उसमें बनाया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जहाँ जहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा छत का क्षेत्रफल था उनकी जगह बनाया, शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से मनरेगा स्कीम के तहत इसको किया जा रहा है। हमारे पंचायत में सम्मानित मुखिया जी जो उपस्थित हैं, आप लोगों के द्वारा भी बहुत सारा छत वर्षा जल संचयन का काम किया जा रहा है, स्वच्छता का निर्माण आप लोग करवा रहे हैं। तो ये उसी दिशा में जो पानी बाहर निकलता है, बारिश का पानी उसको नीचे भेजा जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आप लोग इसके अलावा सरकार के द्वारा कृषि विभाग की तरफ से ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन का हो रहा है। इस सिंचाई में जो खेत भर देते हैं हम लोग, कई फसलों को, उनके पौधों को जरूरत भी नहीं होती है, उसका कुछ ही प्रतिशत पानी सोखते हैं, बाकी पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में वो बूंद बूंद करके कम पानी पौधों की जड़ में दिया जाता है, ताकि जो पानी दिया जाए उसका सदुपयोग हो। तो ये सब जल संरक्षण की योजनाएं चल रही हैं। सरकारी पोखरों का जल संसाधन विभाग के द्वारा जीर्णोद्धार हो रहा है, मनरेगा के तहत कराया जा रहा है, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़े, पानी इकट्ठा हो तो नीचे किसी के चला जाए। तो ये सरकार के द्वारा अभियान चल रहा है। लेकिन इस अवसर पे मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इसका जो संकट है, जब तक सब लोग अपना सहयोग नहीं करेंगे, योगदान नहीं करेंगे, तो इसका पूरा निदान संभव नहीं है। केवल सरकारी भवनों को बना देने से नहीं इसका समस्या का समाधान होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा इस अवसर पे, जो भी व्यक्ति सक्षम हैं अपने घरों में स्वच्छता का निर्माण अवश्य करें, अपने घरों में वर्षा जल का संचयन के लिए उसकी व्यवस्था जरूर करें, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है रूफटॉप वाला, तो उसका निर्माण करने से, क्योंकि सब लोग अपने घर में किचन बनाते हैं, शौचालय बनाते हैं, उसी तरह इसको भी अभिन्न अंग माने कोई भी निर्माण करें, उसमें छत वर्षा जल संचयन की व्यवस्था जरूर करें, और जो किचन और बाथरूम इन सब का पानी है उसके लिए स्वच्छता का निर्माण जरूर करें। ये चीज़ आप लोग कराने लगिएगा, फिर जल स्तर नीचे जाएगा नहीं। जो व्यक्ति सक्षम है, मैं यही अपील करूंगा इस अवसर पे कि आप लोग इसको जरूर कराएं। तीसरा हम प्रमुख जो बात करेंगे, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के बारे में। आप लोग, हम लोग कई बार जब जनता दरबार में लोगों से मिलते हैं तो हमने देखते हैं कि कई ऐसे चीज़ें हैं, लोग आके जब बात करते हैं उनको लगता है कि ये तो लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत संबंधित पदाधिकारी के पास चले जाते तो निराकरण इसका 60 दिन में हो जाता है। तो लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 में सरकार के द्वारा लाया गया और अनुमंडल स्तर पे डेडिकेटेड अनुमंडल स्तरीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला स्तर पे भी डेडिकेटेड, मतलब उनका और कोई काम नहीं है, केवल वही शिकायत निवारण का ही काम करेंगे। जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का पदस्थापना की गई है, वो लोग सिर्फ वही काम देते हैं। और इसका फायदा क्या है कि जब पहले आप लोग हमारे यहाँ परिवार देते थे तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि हम लोग संबंधित विभाग को जो भेजते हैं उसका अनुश्रवण उतना रेगुलर रूप से नहीं हो पाता है, तो निस्तारण में समय लग जाता है परिवार का। लेकिन जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, ये क्या करते हैं, जब कोई परिवार जाएगा और देखेंगे कि इनके ये पॉजिटिव लिस्ट में है, तब वो लोक पदाधिकारी, जो लोक प्राधिकार हैं उनको और परिवार दोनों को बुलाएंगे और 2 महीना में उनके समस्या का निदान करवाते हैं। तो जो नियमित अनुश्रवण वाला है, ये बड़ा फायदा हुआ है स्कीम से। तो कई बार हम लोग देखते हैं, आप लोग हमारे कार्यालय में अगर कुछ परिवार आता है, हमको लगता है कि ये लोक शिकायत में भेजने से इसका निराकरण हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ से भेज देते हैं। लेकिन अगर स्वयं से आप लोग उसको डायरेक्ट ही अगर इसके बारे में जानकारी दें, खुद ही वहाँ पे डाल दें आवेदन, तो जो निराकरण होने वाले हैं वो 2 महीना के अंदर हो जाए। कितना समय बचेगा, कितना लाभ मिलेगा। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा था। चौथा, बिहार में पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। आप सभी लोग जानते हैं, एसपी साहब भी इस पर चर्चा कर रहे थे। इसके फायदे नुकसान में पुनः कहूँगा, ये भी चर्चा का विषय है कि स्वास्थ्य पे कितना प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ता है, पूरा लिवर इसके कारण से खराब हो जाता है। इसमें कोई संशय का स्कोप ही नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है। तो और साथ ही साथ न केवल शराब पीने वाला व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि उसकी लत पड़ने के कारण जो सारे पैसे डाइवर्ट करके शराब में लगा देता है, तो परिवार की माली हालत खराब होने लगती है। तो शराब जो है, नशा न केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करता है बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। हमारी दीदियाँ, माताएं, बहनें बैठी हैं, आप सब लोग मैं जानता हूँ इस बात से सहमत हैं। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अगर उसमें उल्लंघन होता
तो जैसा कि अभी बता रहे थे उसमें उल्लंघन रहते हैं। हर कोई भी स्कीम बनती है, कोई भी कानून आता है, कुछ अपराधी ऐसे जरूर रहते हैं जो उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से हमारे पुलिस विभाग, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट, सब लोग मिल के बहुत अच्छा उसमें काम करते हैं। बता रहे थे इसी साल 2 लाख लीटर से ज़्यादा शराब जब्ती हुई है, कई लोगों को जेल भेजा गया। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस चीज़ से बिल्कुल निराश मत हों कि कई बार ये अवधारणा बनने लगती है कि सब जगह तो मिल ही रहा है, क्या फ़ायदा बताने का। फ़ायदा बहुत है। अभी 2 लाख लीटर शराब और आपके पास आती और कितने लोग उससे प्रभावित होते, वो भी देखिए जो बचा हुआ। तो इसका सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए मैं यही अपील करूँगा कि शराबबंदी का जो कानून है इसको लागू करने में आप लोग अपना सहयोग करते रहें। आप लोग जैसे कहीं पे सूचना मिले कि यहाँ पे कोई अवैध रूप से शराब बेच रहा है, उसको निर्माण कर रहा है या परिवहन कर रहा है, निश्चित रूप से हम लोगों को उसको सूचना दें। हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे, आपकी पहचान को गुप्त भी रखेंगे ताकि किसी प्रकार से आपको कोई ऐसी स्थिति, विपरीत स्थिति का सामना ना करना पड़े। दो स्कीम्स के बारे में और हम बात करेंगे। एक तो लोक सेवा का अधिकार है। आप लोग जो लोक सेवा के अधिकार के तहत सरकार ने 40 से ज़्यादा ऐसे अधिकारों को इस सेवा के अंदर में लाए हैं। इसमें कि समय से एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वो लाभ दे दिया जाता है। पहले वही जाति प्रमाण पत्र बनाना, वही आपको आय प्रमाण पत्र बनाना, किसी प्रकार का भी, या पुलिस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, इन सब में समय लगता था। अब अप्लाई करने में आपको नियत समय सीमा के अंतर्गत ये दे दिया जाता है, तो कितनी बड़ी सहूलियत हो रही है। अभी भी हम लोग ये, बल्कि अब पंचायत स्तर पे भी कार्यपालक सहायकों का पंचायती राज विभाग के द्वारा उनको भी नियुक्ति की गई है, रखे गए हैं। तो ये सरकार का निर्देश भी है, हालांकि अभी पूर्णतः अनुपालन उसका नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी हमारे सम्मानित मुखिया जी भी हैं, कि कार्यपालक सहायकों को भी पंचायत में बैठवाइए और उनके माध्यम से बहुत सारी RTPS की सेवाएं प्रखंड में जाने के बजाय पंचायत में ही आप लोग उपलब्ध हो सके, उसका बहुत फायदा होता है। तो सोचिए आप 30-40 से ज़्यादा सेवाएं आपको घर बैठे आपके पंचायत में ही मिल जाएंगी, तो कितना सहूलियत होगी। तो इसके लिए सरकार का निर्देश है भी, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अतिशीघ्र पूरा पंचायत स्तर से ही ये सेवा आप लोगों को निश्चित रूप से उपलब्ध रहेगी, यही हम लोगों का इसमें प्रयास रहेगा। तो इन सेवाओं को आपको जो मिलता है ये सब, तो इसके बारे में कई बार छोटी मोटी 1-2 जगह कमी लग जाएगी तो लोग नकारात्मक अफवाह उड़ाने लगते हैं। अब जैसे पेंशन योजना है, अब पेंशन योजना में 2016 के बाद जब ये आधार सीडिंग और ये सब हुआ, सीधे खाते में पैसा जाने लगा DBT के माध्यम से, तो जो डुप्लीकेट थे उन लोगों को तो बंद हो गया। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ हमारे ऐसे थे कि उनका आधार में नाम, खाता में नाम मिसमैच होने के कारण रुक गए। तो वैसे व्यक्तियों का भी हम लोग लेके लगातार उसमें सुधार करवा के और स्वीकृति दे के उनका भी पेंशन शुरू करवा रहे हैं। तो इसमें लेकिन हमने देखा कई बार लोग कहते हैं अरे हमको सब 5-4 साल से नहीं मिला है, 6 साल से नहीं मिल रहा है, तो नकारात्मकता आने लगती है। तो वो सोच से हम लोग को बचना है। जो पॉजिटिव प्रयास है, जो योजनाओं का लाभ देने का प्रशासन और सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है, कहीं कमी हो निश्चित रूप से हम लोगों को बताएं, हम लोग उसका निराकरण करेंगे और 100% उसका अनुपालन कराने का प्रयास करेंगे, ताकि जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों तक हम लोग उसको पहुँचा सकें। बस लास्ट में एक इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम आप लोगों से अपील करेंगे कि लास्ट योजना के बारे में बात करते हुए कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी व्यक्तियों ने, सभी माताओं बहनों ने बहुत अच्छा उसमें काम किया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत आप लोगों ने जो ODF कराने का, पंचायतों को ODF कराया और बहुत से लोगों ने स्वयं से शौचालय का निर्माण करके जो बाहर शौच के लिए जाने थे घर में प्रयोग करने लगे। कुछ लोग जो नहीं करते थे उनको भी आप लोगों ने प्रेरित किया, उनको बनवाया, बाद में सरकार ने उसको शौचालय की राशि भी उनको दी। तो ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको आदत में बाहर जाने का है, लेकिन हम देखते हैं पहले से बहुत सुधार हो गया। तो अभी हम लोग को आगे ये सफाई वाला अभियान जारी रखना है। उसके 2 कंपोनेंट रहेंगे, 2 भाग हैं। एक तो जो लोग अभी भी नहीं बनाए हैं शौचालय, उन लोगों से अनुरोध है तो आप लोग भी कहिए कि बनवा लें, उनको फिर उसकी शौचालय की राशि मिल जाएगी।
और दूसरा जिनको आदत नहीं है जाने की बाहर, मतलब घर में अभी भी बाहर जाने में लगता है, उनको भी प्रेरित करें ताकि आपका पंचायत इक्का दुक्का आदमी भी कोई बाहर न दिखे। ये इस तरीके से स्वच्छता बनानी है। एक तो ये है कि ODF में थोड़ा बहुत गैप तो उसका पूरा करें। दूसरा जो है, जो आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे पंचायतों में लागू हुआ होगा, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन। ये पंचायतों के द्वारा मुखिया जी के नेतृत्व में ये काम कराया जा रहा है कि पंचायतों में जो कचरा होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जो प्लास्टिक, विशेष तौर पे जो प्लास्टिक है, जो ग्लास है, बल्ब, ट्यूबलाइट, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, ये सब जो टूटता है ये कभी सड़ता गलता नहीं। आप कोई पत्ती होगा, खाना का बचा हुआ अवशेष होगा, भले आप फेंक देंगे, कुछ दिन में सड़ के खाद बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का कचरा, आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ट्यूबलाइट, बल्ब, बैटरी, ये सब कभी नहीं सड़ता। वो जहाँ फेंकिएगा वहीं पड़ा रहेगा, वहीं मिल जाएगा धरती में, और कोई भी पौधा या कुछ भी उसमें उगाइएगा, उसका कंटेंट उसके फल में चला जाएगा, वही अनाज आप खाइएगा। समझ लीजिए प्लास्टिक आप खा रहे हैं, आप ग्लास खा रहे हैं, कांच, तो ये प्रदूषण का डायरेक्ट हम लोगों को नुकसान नहीं दिखता है। अभी धुआं होने लगे, वो लेने लगेगा तो उसमें डायरेक्ट दिख जाएगा आपको क्या, लेकिन ये जो हम लोग ठोस कचरा फेंक रहे हैं उसका जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म है, बहुत ही इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो अगर इतना पॉलीथीन, सोचो कितने सालों से प्लास्टिक फेंक रहे हैं, कितना पॉलीथीन आपके आसपास हो गया होगा, ये चिंता का विषय है। तो इसीलिए जो ये अभियान चल रहा है, इसमें आप लोगों को सहयोग, मेरा यही अपील है कि 2-3 पॉइंट के बिंदुओं पे आप लोग सहयोग करेंगे। अब मुखिया जी लोगों के द्वारा पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक रहियों को चयन कराया गया है। इनके द्वारा डस्टबिन घर घर में दिया जाएगा, जिन पंचायतों में लागू हुआ दे दिया गया है, बाकी पंचायतों को भी इस साल कवर कर लेना है कि हर घर में 2 डस्टबिन दिया जाएगा, एक गीला कचरा के लिए, एक सूखा कचरा के लिए। उसको सुबह सुबह हमारी स्वच्छता की टीम जाके उसको कलेक्ट करेगी, और एक पंचायत में एक जगह वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, जहाँ पे जो खाद में बनाए जाने वाला कचरा है उसको तो कंपोस्टिंग के माध्यम से खाद बना दिया जाएगा, और जो प्लास्टिक और अन्य कचरा है उसको कबाड़ी या जिस एजेंसी को ये लोग प्रयास कर रहे हैं उसको बेच दिया जाएगा। तो आपके गांव से वो कचरा हट जाएगा। तो ये इसमें सहयोग की क्या अपेक्षा है? पहला तो हम लोग देखें, जो डस्टबिन दिया जा रहा है, हम सभी माताओं बहनों से अनुरोध करेंगे कि डस्टबिन का जो प्रयोग है वो डस्टबिन के रूप में ही करें, इसको किसी अन्य रूप में ना करें। कचरा फेंकने के लिए ही करें, गीला कचरा एक में डालें, सूखा एक में डालें, इधर उधर ना फेंकें। तो एक तो ये आदत सुधारने का मेरा अनुरोध है, आदत सुधार के उसमें डालें। दूसरा, जब हमारे कर्मी लेने आए उनको कचरा समय दे दें। और तीसरा रहेगा कि ये पूरा काम जारी रखने के लिए हमेशा 30 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित रहेगा। तो वो मेरा अनुरोध है। कई बार हम देखते हैं कि लोग मना करते हैं पैसा नहीं देंगे, 1 दिन का 1 रुपया लगना है, 1 दिन का 1 रुपया मासिक। और ये टीम कचरा उठा रही है आपके क्षेत्र से, कितना फायदा स्वास्थ्य के लिए आपको हो रहा है बहुत लॉन्ग टर्म में, अभी नहीं जान पा रहे हैं। क्या अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग क्या 1 रुपया भी 1 दिन का नहीं दे सकते हैं? तो ये जो हम लोग सुनते हैं 1 रुपया भी नहीं देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसकी चिंता होगी। तो ये आप दीजिएगा तो कहीं आपका जो साइकिल खराब होगा उसी पैसे से बनेगा। तो ये अपने आप से तो बनता रहेगा, आपका पंचायत साफ होता रहेगा। तो मेरा यही 2 अनुरोध है इस संबंध में कि आप लोग जो डस्टबिन है उसका डस्टबिन के रूप में ही प्रयोग करेंगे, इधर उधर कचरा फेंकने के बजाय उसी में फेंकें। और दूसरा जो है, ये शुल्क निर्धारित होगा पंचायत के द्वारा 30 रुपया प्रति महीने का, उसको जमा करके इस पूरे योजना के क्रियान्वयन में उसका सहयोग, मेरा यही अनुरोध है। और लास्ट में मैं बस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, इसमें मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का भी क्रियान्वयन हो रहा है। आपके पंचायतों में जो कई क्षेत्रों में अंधेरा रहता है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। इसी प्रकार से कई सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, सबका क्रियान्वयन हो रहा है। बस यही मेरी अपील है कि आप लोग जो हम लोग के साथ गैप को बिल्कुल मत समझें, फीडबैक दें, कहीं कमी रहेगी निश्चित रूप से हम लोग दूर करेंगे। बस जो नकारात्मक माहौल बना के अफवाह फैला के दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं लोग, उसको बिल्कुल ना पड़े। आप और हम लोग मिल के रहेंगे साथ में, तो सभी योजनाओं को 100% धरातल पे उतारने में
हम लोग सहयोग सफल होंगे और पूरे जिले के विकास को बहुत अच्छे दिशा में हम लोग ले जाएंगे। तो आप सभी लोग पुनः इतने अच्छी संख्या में आए और आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुना। मुझे पूरी उम्मीद है जरूर इस संवाद का कुछ फायदा जरूर हुआ होगा, हमारे और लोगों को इसमें इस सभी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।